करता हूँ सब अच्छे होंगे। और आज लौटे अपने एपिसोड का नेक्स्ट वीडियो लेकर हम दोस्तों। और इस वीडियो में मैं फिर से आपको नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं एक बार आपको अगेन रिवाइज करवा देता हूँ। इस एपिसोड में मैं आपको करवाने जा रहा हूँ 5000 क्वेश्चंस का वो एक कलेक्शन जो पिछले 20 सालों से किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं दोस्तों। इस एपिसोड के अंदर आपका होने वाला है दोस्तों जीएस और जीके, जिसके अंदर मैं आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी की जो कंबाइंड क्वेश्चंस हैं उनको मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवाने जा रहा हूं दोस्तों। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वगैरह अपन जो है अपनी वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं थी दोस्तों। सहायक संधि लगभग दोस्तों 1818 के लगभग जो है अंग्रेज़ों द्वारा अपने की एक नीति थी। जो एक रियासत थी, जो राजा थे उनके साथ में ये क्या किया करते थे, अपने एक एग्रीमेंट किया करते थे। उसके साथ में राजाओं को जो है अंग्रेज़ों को कुछ टैक्स देना पड़ता था और उस टैक्स के दौरान राजा अपने उस इलाके के ऊपर राज कर सकते थे दोस्तों। और ये एक मतलब एग्रीमेंट हुआ करता है जिसे सहायक संधि जानते थे। मैं आप यहाँ ऑप्शन पढ़ रहा हूँ दोस्तों। देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा। पहला ऑप्शन है देसी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होगा। और देसी रियासतों को आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। देसी रियासतों को विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। तो ये 4 ऑप्शन है। जो ऑप्शन आपको बेटर लग पाता है दोस्तों आप उसका उत्तर दे सकते हो। चलो दोस्तों अपन आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं और ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। कंपनी की सेना का जो खर्च था वो जो है वहाँ की रियासत उठाएगी दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। निम्न में से समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर फ्रैक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी दोस्तों। आपको ऐसा एक समाचार पत्र हुआ करता था और वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था लगभग 1778 के लगभग जो है ये आया था दोस्तों। और वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट था जो मैनली जो है अखबार वगैरह पुस्तकें वगैरह छपती थी उनके ऊपर एक प्रकार का एक्ट था जिसके तहत कुछ रूल्स थे। उन रूल्स के अंदर जो है काम करना पड़ता था। ऑप्शन नंबर 1 है पायनियर, भारत मिहिर, बंगाली, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी ठीक होगा। वर्नाक्यूलर फ्रेस एक्ट के तहत जो है किसी भी पर भी जो कार्रवाई इनमें नहीं की गई थी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देख पा रहे होंगे आप, इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था दोस्तों। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा संपादित या प्रकाशित किया गया था दोस्तों। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। पहला के.एम. पणिकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। 4 ऑप्शंस में जो आपको सुटेबल लग पा रहा है दोस्तों आप उसका आंसर कर सकते हैं। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक होगा, के.एम. पणिकर। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र जो है के.एम. पणिकर के द्वारा जो है क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। बाल हत्या जो छोटे बच्चों की हत्या की जाती थी जो दोस्तों, तो वो किस प्रेसिडेंसी या किस इलाके के अंदर ज़्यादा प्रचलित थी। ऑप्शन आपको 4 मिलते हैं दोस्तों, मद्रास, मुंबई, बंगाल या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। चलो दोस्तों आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं, मद्रास। ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक होने वाला है दोस्तों। मद्रास के अंदर जो है बाल हत्या प्रथा प्रचलित थी दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। क्वालिटी रिलेटेड इश्यू आ रहा है तो थोड़ी सी क्वालिटी को ग्रो कर लो दोस्तों। और अगर स्पीड के अंदर आपको चेंजेस करना है, कम ज़्यादा करना है, तो आप स्पीड को भी थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों। 5 सेकंड का मैं टाइम इस वीडियो के अंदर आपको आंसर सोचने के लिए दे रहा हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे रिलेटेड था। ठीक है दोस्तों, एक नाम दिया गया रेशमी रुमाल और कोई घटना थी उसको नाम दिया गया दोस्तों, ये किससे रिलेटेड था। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, मौलवी अहम अब्दुल्ला, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना बशीर, खुदा बख्श सिंह। चारों में से जो आपको सूटेबल लगता है आप आंसर कर सकते हो। चलो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना बशीर के द्वारा जो है इससे रिलेटेड ये रेशमी रुमाल था। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों? असहयोग आंदोलन के लिए जो प्रस्ताव था किस कांग्रेस अधिवेशन के अंदर जो है लाया गया था? असहयोग आंदोलन से रिलेटेड था, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया एक बहुत ही बड़ा आंदोलन था दोस्तों। और इस आंदोलन के दौरान जो है कई स्टूडेंट्स ने जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस छोड़ दी थी, कई जो है गवर्नमेंट नौकरी करने वालों ने अपनी जॉब छोड़ दी थी, और लगभग संपूर्ण भारत के अंदर जो है सरकार का बहिष्कार किया जा रहा था। जगह जगह लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें असहयोग किया था। तो वो कानून था, और ये पूछा जा रहा है कि किस अधिवेशन के दौरान जो है इस कानून को, असहयोग आंदोलन को जो बढ़ाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 2 कानपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 3 नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर 4 कोलकाता अधिवेशन। चलो दोस्तों 5 सेकंड आपको इस आंसर सोचने के लिए मैं दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। चलो दोस्तों, कानपुर अधिवेशन, जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उस समय जो है असहयोग आंदोलन के द्वारा असहयोग आंदोलन जो था उसका प्रस्ताव जो कानपुर अधिवेशन था उसके अंदर लाया गया था दोस्तों मैं आपको कुछ नोट डाउन करने वाली बातें बता देता हूँ। गांधी जी ने ओनली एकमात्र अधिवेशन था कांग्रेस का 1924 में, बेलगांव अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता ओनली गांधी जी ने केवल एक ही अधिवेशन था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी, और इन्होंने हिंदी भाषा को जो है अपनी राष्ट्रीय भाषा मानने के ऊपर जो है प्रस्ताव रखा था। उसके अलावा 1929 का जो अधिवेशन लाहौर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और लाहौर अधिवेशन के अंदर जो है पूर्ण स्वराज की सबसे पहले मांग उठाई गई थी दोस्तों। सॉरी, सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। और निम्नलिखित में कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है, यह एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन होता है, यह एक कार्यशील इकाई होती है। जो ऑप्शन चारों में से आपको सुटेबल लगता है दोस्तों, आप उस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। चलो मैं आंसर करवाने जा रहा हूँ। पहला, यह एक बंद तंत्र होता है। देखो दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र एक सर्किलाकार या फिर एक फूड चेन होती है जिसके अंदर स्टार्टिंग होती है प्रोड्यूसर से, उसके बाद में फर्स्ट, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड, और लगभग फोर्थ चेन पर आ जाती है दोस्तों अपघटक। ठीक है, यहाँ पेड़ पौधे आते हैं, उसके बाद उनको खाने वाले नेक्स्ट, ऐसे करते करते एनर्जी का क्या होता है, एक राउंड फ्लो होता रहता है दोस्तों। और एक सिद्धांत काम आता है जिसमें ऊर्जा अपन ना ही तो इस नेचर के अंदर ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, का सिद्धांत भी इससे सिद्ध होता है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है? जैविक हॉट स्पॉट, सुंदरबन डेल्टा, थार का मरुस्थल, लद्दाख, पश्चिमी घाट। हॉटस्पॉट का मतलब एक ऐसा एरिया होता है, ऐसा कंजर्वेटिव एरिया होता है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, और वहाँ पर जो है वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु वन्यजीव प्राणी होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। चारों ऑप्शंस में से जो आपको बेटर लग रहा है आप अपने मन में सोच सकते हैं दोस्तों, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। चलो मैं आंसर की तरफ बढ़ रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर बी ठीक है। थार का जो एरिया है, थार का जो मरुस्थल है, मोस्टली राजस्थान गुजरात के आसपास में पड़ता है, तो इससे क्या कहते हैं, ये एक जैविक हॉटस्पॉट एरिया है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। किस चक्कर के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऐसा कौन सा चक्कर है जिसके अंदर सौर या सूर्य से प्राप्त ऊर्जा की महत्वपूर्ण जो है डिमांड होती है, नीड होती है? तो चार ऑप्शन आपको मिलते हैं, कार्बन चक्कर, दूसरा जल चक्कर, तीसरा नाइट्रोजन चक्कर और हाइड्रोजन चक्कर। चार ऑप्शंस में से आपको जो बेटर लग पा रहा है आप उसकी तरफ जा सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों मैं आंसर करवाने जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन जो चक्कर होता है, कार्बन चक्कर, देखो कार्बन चक्कर मोस्टली, कार्बन चक्कर जो अपनी फूड चेन होती है ना वो कार्बन चक्कर के अंदर ही आती है। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स जो पेड़ पौधे होते हैं वो खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीयक उत्पादकता, और लास्ट में जो अपघटक तक जो क्या होता है, वापस अगेन वो कार्बन के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों में जो होता है अपघटक तोड़ देते हैं। तो ये कार्बन चक्कर होता है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बात करते हैं। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री
के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? सबसे पहले इन्होंने जो है अपनी मौसी थी उसको इन्होंने क्या किया था, प्रवेश कराया था। साथ ही गौतम बुद्ध ने जो है अपनी एक प्रिय शिष्य के कहने पर जो है अपने जो इनका धर्म था उसका समूह था उसके अंदर महिला को रखा था, और उन्होंने ये भी कहा था कि इसके बाद में जो अपना धर्म है वो जल्दी ही जो है मतलब पतन के कगार पे आ जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर जो है भिक्षुणी को रखा था? 4 ऑप्शन आपको इस क्वेश्चंस के देखने को मिलते हैं, वैशाली, श्रावस्ती, राजगृह, पावापुरी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। पावापुरी ने जो है गौतम बुद्ध ने क्या किया था, भोजन किया था। और राजगृह ये भी बुद्ध से रिलेटेड है। वैशाली के अंदर जो है इन्होंने, श्रावस्ती के अंदर जो है इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी। तो इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर होने वाला है दोस्तों पावापुरी, क्योंकि पावापुरी में इन्होंने भिक्षुणी को क्या किया था, अनुमति दी थी, और यहीं से जो है इन्होंने भिक्षुणी को रखा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। चलो दोस्तों 11 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो दैनिक तापांतर से रिलेटेड है, मतलब एक कम समय के अंदर जो टेम्परेचर में होने वाला चेंज होता है ना, दैनिक तापांतर होता है। ठीक है, तो किस क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 आप देख रहे होंगे पूर्वी घाट, दूसरा अंडमान द्वीप, तीसरा मरुस्थलीय क्षेत्र और चौथा लद्दाख। 4 ऑप्शंस में से दोस्तों जो आपको सूटेबल लगता है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। चलो मैं आंसर की ओर जा रहा हूँ, और पहला है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो क्षेत्र है वहाँ पर वार्षिक तापांतर नहीं, दैनिक तापांतर सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। दैनिक तापांतर और वार्षिक तापांतर में अंतर होता है कि वार्षिक तापांतर जो होता है ना काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी महीनों के बाद चेंजेस होता है, जबकि दैनिक तापांतर होता है 1 या 2 दिन के अंदर चेंजेस को उसमें मिलता है, तो उसे दैनिक तापांतर कहते हैं। तो पूर्वी घाट के अंदर ही तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देख पा रहे होंगे दोस्तों। 3 जनवरी को उपसोर की घटना होती है, तो इसकी विभिन्न प्रकार की स्टेटमेंट है। इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है, इस दिन पृथ्वी पर सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। 4 ऑप्शन से आपको दोस्तों जो बेटर ऑप्शन लगता है उसकी तरफ आप जा सकते हैं। 4 ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बोल दिए हैं। क्वेश्चन में अगेन बोल रहा हूँ, 3 जनवरी को उपसोर, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उपसोर क्या चीज़ होती है, की घटना होती है, तो इसके अंदर क्या होता है, इस उपसोर की घटना के अंदर क्या होता है, इसी की डेफिनेशन जो है इन ऑप्शंस में से आपको एक मिलेगी। ठीक है, चलो आंसर मैं बता रहा हूँ। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 3 जनवरी को जो है पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिक होती है। समझ रहे हो, उपसोर का मतलब यही होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 13 आप देख पा रहे होंगे। कौन सी भूकंप की तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है दोस्तों? जो भूकंप होता है उसकी जो तरंगे होती है ना, कौन सी तरंगे जो विनाशकारी होती है? मैं आपको बता दूं, भूकंप जिस क्षेत्र के अंदर नोटिस किया जाता है जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप का जो एक इफेक्ट है आपने को देखने को मिलता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं दोस्तों। अभिकेंद्र कहते हैं, मतलब मेन जो केंद्र होता है, उसके बाद में चारों तरफ उसका जो एरिया होता है उनको तरंगों के रूप में बांटा जाता है, जितना इफेक्ट पड़ता है उस हिसाब से। तो 4 ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। क्या पी तरंगे सबसे खतरनाक होती है, क्या एस तरंगे खतरनाक होती है, क्या एल तरंगे होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? 4 ऑप्शंस में से आपको जो बेटर लग रहा है आप उसकी तरफ जा सकते हैं दोस्तों। चलो आंसर करवाते हैं। एल तरंगी जो होती है ना सबसे अधिक विनाशकारी होती है। एल वेव्स जो होती है ना भूकंप की, देखो दोस्तों भूकंप ऐसा आता है, उसके बाद में यू तरंगे होती हैं। ठीक है, तो ये एल जो अंदर की तरंगे होते हैं ना, यहाँ सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, मतलब यहाँ से सबसे ज़्यादा नुकसान अपने को भूकंप के द्वारा देखने को मिलता है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, और इसके अंदर तो ये मैचिंग करवाने के लिए आपको दिया गया है दोस्तों। तो ये जनरल नॉलेज है, वैसे तो स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, आपको ऑलरेडी पता ही होगा। रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन को जोड़ती है क्या? डुरेंट रेखा भारत और पाकिस्तान को। मैग्नीनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी। हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम। 4 ऑप्शंस में से आपको जो ठीक लग रहा है वो बताना है। ये ऑप्शन तो गलत है, मैकमोहन रेखा आएगा। रेड क्लिफ नहीं होता, भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा बनती है दोस्तों। भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी बनती है? भारत पाकिस्तान के मध्य बनती है रेड क्लिफ।
ठीक है, तो 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत होगी क्योंकि ये तो अपने एशिया महाद्वीप के और अपने को ऑलरेडी पता भी होगा। चलिए इसका आंसर करते हैं। हिडनबर्ग रेखा जो है ना ये ठीक है। हिडनबर्ग जो रेखा है ये फ्रांस और बेल्जियम को जोड़ने का कार्य करती है दोस्तों। फ्रांस और बेल्जियम को जोड़ने का हिडनबर्ग, ये भी गलत है। मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी को दोस्तों नहीं जोड़ती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ मैं जा रहा हूँ। हिडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम को जोड़ती है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। क्वालिटी रिलेटेड इश्यू है, क्वालिटी बढ़ा दीजिए। स्पीड से रिलेटेड कोई इश्यू आ रहा है, स्पीड कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियो कोई इश्यू नहीं होगा। 15वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात जो आपको करनी है, चारों ऑप्शंस में से जो पर्वत श्रृंखला आपको लंबी लगती है उसके बारे में उस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। हिमालय, रॉकी, आल्प्स, एंडीज, 4 पर्वत श्रृंखलाएं दी गई है और ये इंटरनेशनल मतलब वर्ल्ड की 4 जो है सबसे बड़ी है। इनमें से भी आपको एक बड़ी से बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो छांटनी है दोस्तों। चलो आंसर करवाते हैं दोस्तों। रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है, रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है ना सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है रॉकी, ठीक है। सबसे लंबी है, इसकी लेंथ जो होती है ना वो सबसे ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था दोस्तों? किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। 1909 के नियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस में से जो आपको सुटेबल लगता है बता दीजिए। क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे रेल बजट को जो होता है ना अलग से पेश किया गया था ना 1924 में, 1924 के अंदर जैसे रेल बजट को अलग किया गया था ना आम बजट से, वैसे इसमें ये बताना है कि केंद्र और राज्य का अलग अलग बजट जो है कौन सी अधिनियम के दौरान लागू हुआ था अपने यहाँ। तो आंसर की तरफ मैं जाता हूँ तो बी आंसर जो इसका सही है दोस्तों। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था ना उसके दौरान क्या होने लगा, राज्यों का और केंद्र का बजट जो था वो अलग से पेश होने लगा। इस समय अपने देश पे ब्रिटिश सरकार का जो है या ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख पा रहे होंगे आप डैशबोर्ड पे। निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कौन सी योजना थी जिसके दौरान संविधान सभा का गठन हुआ था? और मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे दूं, 7 मेंबर थे संविधान सभा में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के प्रमुख थे दोस्तों। तो कौन सी ऐसी योजना थी जिसके द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ? पहला ऑप्शन कैबिनेट मिशन योजना, दूसरा क्रिप्स मिशन योजना, तीसरी ली कमीशन और हंटर मिशन। 4 ऑप्शन में से जो आपको बेटर लग रहा है आप उसकी तरफ जा सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों आंसर की तरफ जा रहा हूँ। क्रिप्स मिशन, आपको ये जानना जरूरी है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर आप कमेंट के अंदर कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपसे क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, क्रिप्स मिशन जो था भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन आया था उसके बाद में जो है अपने यहाँ एक संविधान सभा के गठन की क्या होने लगी, डिमांड होने लगी दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई? अंतरिम जो सरकार थी राज्यों के अंदर उसकी जो है कब घोषणा की गई दोस्तों? 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। 22 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 7 जुलाई 1946। 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। चारों में से जो आपको सुटेबल लगता है आप उसकी तरफ जा सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों आंसर करवाते हैं। 15 अगस्त 1946 को जो है 15 अगस्त 1946 ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अंतरिम सरकार के गठन की योजना हुई थी दोस्तों और इसके अंदर कांग्रेस जो है एकदम बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ में जो उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी राज्यों के अंदर दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 19 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट आपको दिए रखे हैं, चारों पे आपको कंक्लूजन करना है। कौन सा जो अच्छा लग रहा है, जो मतलब सुटेबल लग रहा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है दोस्तों। दोनों स्टेटमेंट में से आपको ऑप्शन में से कौन सा अच्छा लग रहा है या दोनों ही ठीक है तो आपको उस हिसाब से ऑप्शन में देख के करना है। चलो आंसर नंबर इसका ए ठीक होगा दोस्तों।
केवल एक, मतलब जब राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लग जाता है उसके बाद में संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। और दूसरी बात, एक चीज़ मैं सबसे इंपॉर्टेंट बता दूं, जब भी किसी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगता है तो बागडोर उसकी कौन संभालता है, राज्यपाल। राज्यपाल क्या होता है, एजेंट होता है किसका, राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को जितनी भी उस राज्य से रिलेटेड डिटेल्स होती है वो सारी राज्यपाल जो है ना देता है राष्ट्रपति को। यही राष्ट्रपति शासन का होता है। 356 के तहत ये लग पाता है दोस्तों। चलो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, और 20 क्वेश्चन है, आर्टिकल 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। 54 आर्टिकल को किससे रिलेटेड है। ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन से, राष्ट्रपति के पदावधि से, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन रीति से और राष्ट्रपति के शपथ से। चारों में आपको जो बेटर लग रहा है आप बता दीजिए दोस्तों। चलो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 ठीक होगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ठीक है, आर्टिकल 54 के द्वारा जो है राष्ट्रपति का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है दोस्तों, निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा 52 के अंदर जो राष्ट्रपति का जिक्र है, और 52 से लेकर लगभग 62 तक जो है राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है दोस्तों। 58 के अंदर इसके शपथ के बारे में बताया कि राष्ट्रपति जो है कितना भी अपने शपथ ले सकता है, समझ रहे हो। 58 के अंदर बताया गया है इसको कि अपना राष्ट्रपति कितनी भी बार शपथ ले सकता है, मतलब एक राष्ट्रपति जो है कितनी भी बार चुनाव लड़के राष्ट्रपति अपने देश का बन सकता है, कोई लिमिट्स नहीं है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है दोस्तों। ठीक है, आपको गलत छांटना। 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, और पहला है, मैं पढ़ रहा हूँ। पहला, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को पुनः नियुक्ति नहीं किया जा सकता। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारतीय संचित निधि से मिलती है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती। 4 ऑप्शंस में से आपको जो गलत लग रहा है, जो अलग लग रहा है, उसको छांटना है। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर दोस्तों सी देखने को मिलता है। ठीक है, सी इसका ऑप्शन नंबर जो है वो गलत है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, और इसका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है। इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी आएगा, मतलब 1 और 2 क्या है, सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ट्वेंटी 23 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, और क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आरबीआई मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे दोस्तों, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की संक्रियाएं। तीनों ऑप्शंस में से आपको जो बेटर लग रहा है उसकी तरफ आप जा सकते हैं दोस्तों, और इसका आंसर होने वाला है सी, 1 और 2। इसके अंदर 1 और 2 क्या है, राइट है, वैधानिक तरलता और नगद आरक्षित अनुपात। चलो दोस्तों 24 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये योजना आइए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों। क्या कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है, आसान कृषि ऋण, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, किसानों को प्रशिक्षण देना। दोस्तों 4 ऑप्शन में जो आपको सुटेबल लगता हो बताना है, और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, किसानों को प्रशिक्षण। प्रधानमंत्री किसान जो संपदा योजना है उसका उद्देश्य है कि किसानों को बेटर से बेटर क्या दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है दोस्तों। डॉक्टर रघुराजन समिति, विजय केलकर समिति, विमल जालन समिति, NK सिंह समिति। ठीक है, चारों में से जो आपको बेटर लग रहा है आप उसकी ओर जा सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर ठीक रहेगा इसका, विमल जालन समिति। ठीक है, उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगले एपिसोड के जितने भी वीडियो है आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके दोस्तों।
चलो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? क्या नीति आयोग करता है, नाबार्ड करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद करता है? चार ऑप्शन में जो आपको बेटर लग रहा है आप वो बता सकते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों आंसर के ऊपर चर्चा करते हैं। आंसर नंबर बी ठीक है, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 1982 के अंदर दोस्तों की गई थी। नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड ऐसी कुछ इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शीताध्यक्ष का संबंध था। शीताध्यक्ष कौन हुआ करता था? ठीक है, ये शीताध्यक्ष वगैरह ये प्राचीन ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बनने वाला है दोस्तों। और ये जो गुप्त काल के अंदर अशोक के टाइम पे जो है इसका जिक्र किया गया। शीताध्यक्ष जो एक पोस्ट हुआ करती थी दोस्तों, और इसमें बताना है शीताध्यक्ष का क्या संबंध था, क्या कार्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके अंदर प्रशासनिक विभाग, धार्मिक विभाग, भूमिकर विभाग, व्यवसाय विभाग। ठीक है, चारों में से जो आपको सुटेबल लगता है बता सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा, शीताध्यक्ष धार्मिक रूप से। ठीक है, याद भी रह जाएगा, सीता के नाम से आप याद रख सकते हो धार्मिक विभाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है किताब उल रेहला में, किताब उल हिंद में, तुगलकनामा में, राज तरीगिणी में। ठीक है दोस्तों, चार ऑप्शन में जो आपको बेटर लगते हैं आप बता सकते हैं। चलो आंसर की तरफ जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक है, किताब उल रेहला के अंदर कश्मीर का जो क्षेत्रीय इतिहास है उसके बारे में अच्छा खासा वर्णन देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन 29 के अंदर बात करते हैं, सिजदा और पाबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी? सिजदा और पाबोस। ठीक है, तो इनकी शुरुआत जो है किसने की थी दोस्तों? हिस्ट्री का क्वेश्चन बनने वाला है। चार ऑप्शन आपको दिख पा रहे हैं। पहला इल्तुतमिश था, बलबन था, महमूद गजनबी या फिर अकबर। चारों में से जो आपको बेटर लगता है उसकी तरफ आप जा सकते हैं। सिजदा, पेबोस प्रथाएं। ठीक है, तो बलबन के द्वारा ही प्रथाएं जो होती ना वो लागू की गई थी दोस्तों। बलबन के द्वारा जो है ये प्रथाएं क्या की गई थी, लागू की गई थी, पेबोस और सिजदा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। उत्बी कौन था? ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन होने वाला है। बताओ उत्बी कौन था? क्या एक इतिहासकार था, क्या एक सैनिक था, क्या प्रसिद्ध शासक था? इनमें से कोई नहीं दोस्तों। चार ऑप्शंस में से जो आपको बेटर लगता है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। चलो आंसर करते हैं दोस्तों। एक इतिहासकार। उत्बी क्या था? एक इतिहासकार था जो विदेशी था और यहाँ अपने शासनकाल के समय आया था। शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? मैं कथन आपके स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ रहा हूँ। शेरशाह को विलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। शेरशाह ने उपज का कर 1/3 लगाया था। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। शेरशाह के द्वारा भूमि की पेमाइश हेतु सन की डंडी, सिकंदरी गज के प्रयोग वगैरह किया था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा कथन गलत है वो आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो रहा है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में नहीं दोस्तों। शेरशाह का जो मकबरा वो सासाराम बिहार के अंदर पड़ता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा जो है देखने लायक एक मकबरा है। ये जगह है काफ़ी ज़्यादा और यहाँ का जो पानी है उसको ग्रीन किया जाता है दोस्तों। मकबरे के चारों तरफ जो है पानी भरा है और पानी आपको दिखेगा हरा पानी होगा, ग्रीन होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही अच्छा मकबरा है और अच्छी इसकी बिल्डिंग है मकबरे की दोस्तों। कभी उधर जाना हो आप ज़रूर विजिट कीजिएगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। 32 क्वेश्चन जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। और किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद, ठीक है, अमुक्त माल्यद लिखी गई थी दोस्तों? कौन सा शासक था? पहला ऑप्शन है देवराय द्वितीय, अच्युत देवराय और करसन देवराय और देवराय प्रथम। चार ऑप्शंस में से जो आपको बेटर लगता है आप उसकी तरफ जा सकते हो दोस्तों। आंसर नंबर बी ठीक होगा दोस्तों इसका। उसके बाद बात करते हैं दिल्ली के सुल्तनत के सभी मुसलमानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था? दिल्ली सल्तनत में जो भी मुसलमानों ने शासन किया था या सुल्तानों ने शासन किया था वो
सर्वाधिक समय तक किसने शासन किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर मैं पढ़ रहा हूँ, बहलोल लोदी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चारों ऑप्शन में से जो आपको बेटर लगता हो बता दीजिए दोस्तों। तो पहला आएगा ए, बहलोल लोदी जो थे उन्होंने सबसे लंबे समय तक क्या किया था, दिल्ली में शासन किया था दोस्तों। उसके बाद ऑप्शन 34 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है? क्या केंद्रक में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्या प्रोटीन पाए जाते हैं, क्या फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, क्या डीएनए पाया जाता है? चार ऑप्शंस में जो आपको बेटर लग रहे हैं आप उसकी तरफ जा सकते हो दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर डी ठीक होने वाला है, क्योंकि केंद्रक जो होता है ना डीएनए, उसी के अंदर क्या होता है, मतलब उसी के अंदर सम्मिलित होता है। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? डीएनए पाया जाता है। द्विवृज्जीव की डीएनए मिलता है, डीएनए में आरएनए और ये पदार्थ डीएनए आरएनए पदार्थ जो होते हैं ना केंद्रक के अंदर ही पाए जाते हैं दोस्तों। और डीएनए की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो जीन होती है। सीधा क्वेश्चन आता है जीन किसे कहते हैं, तो डीएनए की सबसे छोटी इकाई होती है उसे जीन कहते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? मैं क्वेश्चन को अगेन मेंशन कर रहा हूँ, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में जो है कहाँ संपन्न होती है दोस्तों? तो एक चीज़ आपको ऑलरेडी मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ, क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो है ना पेड़ पौधों का रंग क्या होता है, हरा होता है दोस्तों। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें कहाँ ये प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं जो होती है ना वो संपन्न होती है? क्या ऑप्शन 4 आप देख पा रहे हो, गरेना में होती है, स्टोमा में होती है, क्रोमोप्लास्ट में होती है, ल्यूकोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका ठीक होगा। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट की जो क्रियाएं होती है प्रकाश संश्लेषण की जो होती है ना क्रियाएं संपन्न होती है क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद 36 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। हेलोफाइटस होता है, हेलोफाइटस क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं, वे पौधे जो शुष्क वास स्थानों पर उगते हैं, वे पौधे जो न तो बहुत शुष्क और न ही नम जगहों पर उगते हैं, वे पौधे जो लवणी वाली मिट्टी के अंदर उगते हैं। चारों ऑप्शंस में से जो आपको बेटर लग रहा है आप उसकी तरफ जा सकते हैं दोस्तों। चलो मैं आंसर करवाने जा रहा हूँ सी, वे पौधे जो मध्यम अच्छी खासी जलवायु होती है, जहाँ पर ज़्यादा नमी भी नहीं रहती और जहाँ पर ज़्यादा सूखा भी नहीं रहता, तो उसे क्या कहते हैं अपन? हेलोफाइटा कहते हैं दोस्तों। ये पादप होते हैं जैसे नॉर्मल जो अपने विभिन्न प्रकार के जो बगीचे वाले पादप होते हैं ना, वो पादप जो है हेलोफाइटस के अंदर क्या किए जाते हैं? इंक्लूड किए जाते हैं दोस्तों। चलो 37 क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है दोस्तों? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो इसकी फुल फॉर्म होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। और एड्स जो होता है वो एक प्रकार का वायरस जनित रोग होता है दोस्तों। ये एक प्रकार से एक निश्चित रोग नहीं होता, लेकिन इसके वजह से जो अपना शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है ना काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाता है। उसके बाद में विभिन्न प्रकार की बीमारियां अपने शरीर में हो जाती है और अपना जो एंटीबॉडीज़ का जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 एलिसा जो टेस्ट होता है वो एड्स से रिलेटेड होता है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करने जा रहे हैं दोस्तों। 38 क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे सभी। निम्नलिखित में से कौन रुधिर वर्ग की रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है? ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके रुधिर प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है? आप देख पा रहे हो क्या ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, ए बी है, ओ है। चार ऑप्शंस में से जो आपको बेटर लगता है आप उसकी तरफ जा सकते हैं दोस्तों। और इसका जो आंसर होने वाला है वो है सी, ए बी। ए बी जो ग्रुप है उसके अंदर किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं होती। दूसरी बात, ओ जो ग्रुप है वो सर्वदाता होता है, मतलब ओ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है वो सभी को अपना ब्लड दे सकता है दोस्तों। और ए बी जो होता है ना वो होता है सर्वग्राही, मतलब ये इन तीनों से क्या ले सकता है? ब्लड ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, दोनों ऑप्शंस आप दोनों जो आपके एक्स्ट्रा पॉइंट दोनों क्लियर हो गए। ओ जो है वो सर्वदाता होता है, ए बी सर्वग्राही होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ दोस्तों, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता? क्या ऑप्शन नंबर डिप्थीरिया, पीलिया और प्रोटूसिस और टिटनेस। चार ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। चलो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। आंसर इसका बी ठीक होगा दोस्तों, पीलिया। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता? तो पीलिया के अंदर जो है इस वैक्सीन का यूज़ नहीं होता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आप देख पा रहे होंगे। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक
अणु के बराबर होता है दोस्तों। इसके आवेश किसके बराबर होता है? मतलब कुल मिला के क्वेश्चन ये है, अल्फा कण का आवेश क्या होता है दोस्तों। ठीक है, 4 ऑप्शंस आपके पास है, 2 न्यूट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 प्रोटॉन के बराबर, 2 पॉजिट्रॉन के बराबर। ऑप्शन नंबर 40 में ठीक है 2 प्रोटॉन के बराबर। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर हमेशा क्या होता है, उदासीन। न्यूट्रॉन हमेशा उदासीन होता है दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, न्यूटन ने किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त किया? बल का जो फॉर्मूला इन्होंने दिया था, कौन सा गति का नियम था? क्या पहला गति का नियम था, द्वितीय नियम था, और तृतीय नियम था? ऑप्शन नंबर 20 का ठीक है द्वितीय गति का नियम दोस्तों। द्वितीय गति के नियम से इन्होंने बल का प्रतिपादन किया था, बल का फॉर्मूला दिया था। ठीक है दोस्तों, फोर्स। प्रथम गति का नियम क्या था दोस्तों? इसका एग्जाम्पल है जो रिवॉल्वर, अगर अपन गोली छोड़ते हैं, गोली मारते हैं, तो रिवॉल्वर का पीछे, हाथ का पीछे जाना, वो प्रथम इसका एग्जाम्पल है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपके सामने 42, और क्वेश्चन है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन और आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? मतलब इनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, एनर्जी रेसिस्टेंसी बढ़ जाती है, या फिर घट जाती है, या पहले बढ़ती है फिर घटती है? चार ऑप्शंस में से जो ऑप्शन सुटेबल लग रहा है आप उसकी तरफ जा सकते हैं दोस्तों। चलो ऑप्शन जो है बी ठीक है, इसका घटती है। ठीक है, मतलब जैसे ही आप ताप बढ़ाओगे तो ये निम्न पदार्थ सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि है ना, तो इनकी जैसे ही ताप बढ़ाओगे, टेम्परेचर हाई करोगे, तो इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? कम होती चली जाती है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, निम्नलिखित में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? जो समस्थानिक होते हैं ना, निम्नलिखित में से किस तत्व के होते हैं दोस्तों? लिथियम के होते हैं, यूरेनियम के होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं, पोलिनियम के होते हैं। चार ऑप्शन आपके पास है, तो आंसर की तरफ चले तो पोलिनियम जो तत्व है उसके सर्वाधिक समस्थानिक देखने को मिलते हैं। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 आप देख पा रहे होंगे, और हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? जब अपन हाइड्रोजन को जलाते हैं, और दोस्तों अभी जो भविष्य की सबसे अच्छा एक एनर्जी का स्रोत देखने को मिल रहा है वो हाइड्रोजन ही है दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोजन अपने पास जो है काफ़ी मात्रा में उपस्थित है दोस्तों। तो ऑप्शन इसका पहला है, क्या पानी में पानी बनेगा, ऑक्सीजन बनेगी, राख बनेगी, बर्फ बनेगी? चार ऑप्शन आपके पास है, जो सूटेबल लगता है आप उसकी तरफ जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन को जलाते हैं तो क्या बनता है? पानी, क्योंकि देखो पानी का जो फॉर्मूला H2O होता है, 2 अणु हाइड्रोजन के होते हैं, 1 अणु ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसे जलाएंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। ठीक है, सॉरी H2 बनेगा, हाँ जल बनेगा H2। उसके बाद बात करते हैं ग्रेफीन होता है, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन ऑप्शन 4 है, कार्बन का मिश्र धातु है, कार्बन का नैनोप्रोपीन है, कार्बन का समभारिक है, कार्बन का समस्थानिक है। चार ऑप्शंस में जो आपको बेटर लगता है उसकी तरफ जा सकते हैं दोस्तों। चलो आंसर की तरफ चलते हैं, और आंसर नंबर बी ठीक है, नैनो प्रतिरूप होता है कार्बन का। ग्रेफीन नैनो मतलब छोटा एक प्रतिरूप या अपस्थानिक, हाँ छोटा प्रतिरूप, एक कॉफ़ी कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 46, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? सीधा सा उत्तर है दोस्तों, याद भी होगा, और स्टैटिक का ही क्वेश्चन बन रहा है। 14 जून को जो है विश्व ब्लड डोनेट वाला जो दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों, और विश्व स्तर पर मनाया जाता है ये। चार ऑप्शन है आपके पास, और इनको सुमेलित करना है दोस्तों, एक दूसरा करना जो सुटेबल आपको लगता है उससे। और मैं ऑप्शन आपके सामने पढ़ रहा हूँ, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय शाखा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? चार ऑप्शन है, गांधीनगर, मैसूर, दिल्ली, पणजी। चार ऑप्शंस में जो आपको सुटेबल लगता है वो आप बता सकते हैं दोस्तों। चलो ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। तो इसके अंदर आंसर नंबर डी ठीक होगा दोस्तों, डी ठीक होगा दोस्तों। ठीक है, तो प्लाज्मा वाला कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में है दोस्तों। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है दोस्तों? पणजी में है दोस्तों। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर में है दोस्तों, और मैसूर कर्नाटक में। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली के अंदर है, ये आपको पता ही होगा मौसम विज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं दोस्तों। 48 क्वेश्चन होने वाला है, और दोस्तों इस उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और
साथ ही साथ जो है आपको मैं इस एपिसोड के अंदर टोटल 5000 क्वेश्चंस का कलेक्शन करवाने जा रहा हूं, जो विभिन्न प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। अगर एक बार आप देख लोगे तो आपके 70% तक जो है किसी भी पेपर में जीएस और जीके के क्वेश्चन जो कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से? पंचरात्र, ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने वैष्णव, दूसरा शैव, तीसरा जैन और चौथा बौद्ध। 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर ए ठीक है, वैष्णव धर्म से जो है पंचरात्र का संबंध है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों, ऐसे कौन से हैं? ठीक है, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप। एकमात्र अपने केमिस्ट है जिनको रसायन मतलब केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कार जो इंटरनेशनल लेवल पे दिया जाता है दोस्तों, और वो मिला हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है क्या? वेंकटरमन रामकृष्ण, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, वी.एस. नायपाल, हरगोविंद खुराना दोस्तों। तो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों वेंकटरमन रामकृष्ण। हरगोविंद खुराना को 1968 के अंदर जो है चिकित्सा के क्षेत्र में अपने भारतीय हैं जिनको वो मिला था दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में मिला था दोस्तों 1913 में, 1913 में। इसके अलावा 1998 के अंदर दोस्तों अपने जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के अंदर भी जो है अपने एक अर्थशास्त्र थे जिनको नोबेल पुरस्कार जो है 1998 में मिला था। चलो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बन्नी वो किस राज्य में रहने वाली थी? जो अपनी पहली नौसेना की लेफ्टिनेंट पायलट है वो किस राज्य से बिलोंग करती है? तो सीधा सा उत्तर है दोस्तों इसका ए ऑप्शन इसके अंदर आने वाला है, और बिहार से वो लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बन्नी बिलोंग करती थी। चलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए और ऑल एग्ज़ाम अपडेट्स को जो है शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर लौटेंगे फिर से 50 वही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए, और अलग से मैं एक जो है सभी क्वेश्चंस को छांट के जो है इनका क्या करता हूँ कलेक्शन बना के आपके सामने जो है एक्सप्लेन कर पाता हूँ दोस्तों। चलो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।